Good evening to all. Today we'll study force and law of motion, second part, that is of class 9th physics. It's second part now. So today we'll see first law of motion, inertia, type of motion, inertia and mass, momentum, second law of motion, derivation, it's derivation also. सो फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत बतला चुकी हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट सेज दैट कि कोई भी चीज़ें अगर रिपीटेडली मूवमेंट में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और कोई भी चीज़ रिपीटेडली मोशन में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। बस इतना सा ही है और कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ये लॉ ऑफ एनर्सिया भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये एनर्सिया जो एक टेंडेंसी है उसके ऊपर बेस्ड होके न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना है। तो सबसे पहले देखेंगे एनर्सिया क्या है। एनर्सिया क्या है? एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर में खुद की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, किसी भी चीज़ में चेंजेस होने से अपने उसको रोकती है, किसी भी चीज़ में बदलाव होने से रोकती है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहने देगी, किसी चीज़ में मतलब उसमें चेंजेस होने से रोकती है। और वो कब तक रुक सकती है? जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई किया गया तो वो सेंटेंस हमारा इनर्सिया से, इनर्सिया में अगर एक्सटर्नल फोर्स, इनर्सिया के पूरे जितने भी डेफिनेशन है उसमें एक्सटर्नल फोर्स यूज़ कर दिया जाए तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि अब एनर्सिया के 3 टाइप्स होते हैं: एनर्सिया ऑफ रेस्ट, एनर्सिया ऑफ मोशन, एनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं एनर्सिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ बॉडी। जैसे कि अगर सपोज करो ये बॉडी का टेंडेंसी है, रेस्ट मतलब रेस्ट में ही रहने दे, रेस्ट से किसी और मतलब किसी और चीज़ों में बदलाव नहीं करने देगा, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्सिया ऑफ रेस्ट। एनर्जी ऑफ मोशन मतलब ये मोशन में ही रहेगा, उसको रुकने नहीं देगा, उसकी डायरेक्शन बदलने नहीं देगी, ये हमारा कहलाता है एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन ये भी एक बॉडी की टेंडेंसी है, इसमें क्या करती है, दूसरे डायरेक्शन में मूव करने नहीं देती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो इसका फर्स्ट आप देखिए एनर्जी ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल दिया है, कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल व्हेन अ ट्री। फर्स्ट है कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक टू रिमूव अ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारपेट पे बीट करते हैं। तो कारपेट पे जब बीट करते हैं तो कारपेट का बीट करने की वजह से ना, कारपेट के जो भी फैब्रिक हैं, जो भी कपड़े से बना, जो भी जूट से बना है, वो हमारा क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। मतलब वो मोशन में आ जाता है, हिलता है ना, तो वो मोशन में आ जाता है। और बाकी जो हमारे उसमें जो डस्ट पार्टिकल रहता है वो वहीं का वहीं रहता है। इसी वजह से जब कारपेट को हटा देते हैं तो उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की ओर गिर जाता है। अब नेक्स्ट है व्हेन अ ट्री इज शेकन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। ट्री को हम लोग शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो मतलब विगरसली, इट्स मीन नॉट अ लाइक अ पीपल ट्री और वट एवर, मतलब स्मॉल ट्री, ज़्यादा बड़े नहीं हो उसको, जिसको हम लोग हिला सकें, उसको हिलाओगे तो उसमें से कुछ लीव्स जो होंगे नीचे गिरेंगे। तो ट्री को जब हम लोग, ट्री तो पहले वो रेस्ट पे था, उसमें लीव्स भी रेस्ट पोजीशन पे थी। कब? जब हम लोग को अपने साइड से एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसकी वजह से क्या हुई, वो अपनी मूवमेंट में आई, मूवमेंट की वजह से उसकी ट्रीज की पत्तियां जो हुई नीचे की ओर गिर गई। अब देखेंगे एनर्सिया ऑफ मास। तो एनर्सिया एंड मास, एनर्सिया एंड मास जो है मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक को स्मॉल टेबल बोल दिया गया, जैसे दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, स्मॉल टेबल और बिग टेबल। अगर मान लो स्मॉल टेबल और बिग टेबल दोनों में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स जो लगा रहे हैं मान लो दोनों में सेम लगाएं, तो क्या दोनों हिल पाएंगी? मान लो हमने 15 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 50 न्यूटन फोर्स से छोटा वाला टेबल हिल गया, सेकंड वाला नहीं हिला। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मास कम रहा, ठीक है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या, मास पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों का मास सेम रहता तो वो चीज़ें हिल जाती, टेबल एक जगह से डिस्प्लेस हो सकती थी। पर यहाँ पे क्या है, टेबल की
मास जो है, वेट जो है ज़्यादा है और कम है, इस तो ज़्यादा और कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इट्स मीन बिग टेबल अपोजेस मोर टू रेजिस्ट इन द स्टेट देन द स्मॉल टेबल। तो बिग टेबल ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ज़्यादा एनर्सिया लगा रहा है वहाँ उस पोजीशन में रहने के लिए जहाँ पे वो रखी हुई है, वहीं पोजीशन में रहने के लिए वो कितना फोर्स लगा रहा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू स्मॉल टेबल। तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्सिया ऑफ बिग टेबल इज ग्रेटर, इट्स मीन बिग टेबल का एनर्सिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल स्मॉल टेबल। So it's mean inertia of body is directly proportional to the mass of the body। तो inertia हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है mass of the body पे। मास ज़्यादा तो inertia कम, सॉरी मास ज़्यादा तो inertia ज़्यादा, मास कम तो inertia कम। सपोज करो, एक और एग्जांपल दे दो, एक ट्रक हमारा है भारी सा, उसमें सामान लोड है, एक हमारी ट्रक खाली है, दो लोग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम लोग उसको धक्का देने की कोशिश करें तो वो हमारा क्या होगा, हल्का वाला तो मूव कर जाएगा पर भारी वाला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भारी वाला ज़्यादा एनर्सिया लगा के अपने आप को उसी पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ है, और हल्का वाले पे जितना फोर्स लगाए हैं उतना ही काफ़ी है उसको मूव कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके वजह से ही हमारा यहाँ पे बहुत मेन चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी मोमेंटम शो कर रही है, इट्स मीन मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो मान लो यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, दो लोग दौड़ रहे हैं, एक स्लोली एक फास्टली, तो फास्टली हैव अ मोर मोमेंटम एज कंपेयर टू स्लोवर वन। ठीक है, तो जो स्लोली जा रहा है उसकी मोमेंटम कम है एज कंपेयर टू जो फास्ट जा रहा है। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास पे भी डिपेंड करता है, मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, मास कम मोमेंटम कम। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। स्पीड पे भी डिपेंड करता है, स्पीड ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, स्पीड कम मोमेंटम कम। ओके, तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ लिखा है, मोमेंटम, मोमेंटम को डिनोट क्या से करते हैं, पी से, स्मॉल पी से ना। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई किस किस का, मास का और वेलोसिटी का। तो ये हमारा फॉर्मूला है। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, अगेन आई एम सेइंग, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ये मूव, इट्स मीन डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड द मास। वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है मोमेंटम ऑफ बॉडी। जैसे कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं मोमेंटम की फॉर्मूला में क्या क्या है, एम है और वी है, तो वो मास पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे करेगा। अगर कुछ और रहता तो वो उस पर भी डिपेंड करता। ओके, तो मास, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, मास इनटू बॉडी। तो अब इसका यूनिट कैसे निकालते हैं वो बतला रही हूँ। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब मास का क्या लिखेंगे, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। यहाँ पे हम लोग मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और मास का ये यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना, या -1 होता है, एस के टू द पावर -1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, उन दोनों को साथ में लिख दिया तो क्या लिखें, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका यूनिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बतलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, उसी टाइप से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एफ इज इक्वल टू एम में बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम में फॉर्मूला प्रूव करेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। तो मास तो हमारा फिक्स होता है किसी भी बॉडी का। कोई भी बॉडी अगर दौड़ के आया है, घूम के आया है, कहीं से भी आया है, धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, उसकी मास तो सेम रहेगी, पर एसेलरेशन बदल सकती है। फोर्स अगर बढ़ेगा तो एसेलरेशन बढ़ सकता है। एसेलरेशन मतलब क्या होता है,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पहली बात तो होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, v माइनस यू, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन होता है, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी का अगर मोमेंटम बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम चेंज हो रहा है और उसकी मोमेंटम बदल रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनबैलेंस फोर्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी उस पर फोर्स लगाया जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम की स्पेलिंग में TUM होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ये हमारे डायरेक्शन पे भी डिपेंड कराता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन इट्स मीन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल दो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तो दीज आर द कॉल्ड एप्लीकेशन। जैसे क्रिकेट प्लेयर जो होता है, क्रिकेट प्लेयर अपने जब कैच पकड़ रहा होता है तो अपने हाथ को क्या नीचे की ओर करता है, अपने पीछे की ओर खींचता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि देखो, if player does not lower his hand while catching the ball, the time to time stop the ball is very small। क्या होता है, जैसे कि जितना पीछे की ओर लाते जाता है वो क्या होता है, ये क्या कहते हैं, अगर हम लोग कोई भी बॉल, जैसे बॉयज इसको ज़्यादा जान रहे होंगे या फिर जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आजकल तो गर्ल्स भी खेलती हैं, जब भी हम लोग कैच करते हैं बॉल को, ठीक है, इकट्ठे, तो हमारे हाथ में बहुत तेज हर्ट करती है, बहुत तेज झटका लगाती है, चोट लगाती है। और अगर हम लोग कैच करते करते हाथ नीचे की ओर करते जाते हैं तो क्या होता है, टाइम, जैसे टाइम टू स्टॉप द बॉल इज वेरी स्मॉल, तो हाथ में आते आते वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो होती है, वो कम होते जाती है, जिसके वजह से बॉल से प्लेयर के हाथ में हमारा क्या होता है, इंजरी नहीं लगती है, चोट नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीकल्स आर फिटेड विथ सॉकर्स। सॉकर्स लगे रहते हैं ना, स्प्रिंग्स लगे रहते हैं ना व्हीकल्स में, क्यों लगे रहते हैं, क्या काम आता है, द फ्लोर ऑफ द व्हीकल इज कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द व्हीकल बाय स्प्रिंग और सॉकर। स्प्रिंग या फिर सॉकर लगी रहती है, जैसे आप गाड़ियों में देखे होंगे ऐसे स्प्रिंग टाइप से लगा रहता है। क्यों ऐसा लगा रहता है, ताकि वो व्हीकल जब भी मूव करे रफ रोड में, मतलब जहाँ पे उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, जो व्हीकल चला रहा है, उसको ज़्यादा जर्क ना लगे, जिसके वजह से उसको शॉकर क्या करता है, शॉकर इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। वो फोर्स को क्या करता है, जो भी फोर्स उसमें, मतलब कि ज़मीन के वजह से जो अप डाउन जर्क हो रहा है, उसको क्या करता है, स्प्रिंग उसको ले लेता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, सॉकर और स्प्रिंग की वजह से क्या होते हैं, उसमें फोर्स जो भी बैठा हुआ है उसको कम लगती है। और अगर अगर स्प्रिंग ना हो तो कितना ज़्यादा झटका खाती है गाड़ी, आप जान भी रहे होगे, है ना। तो जैसे लेस फोर्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए पैसेंजर और व्हीकल्स, ये जो व्हीकल्स हैं, पैसेंजर्स जो उस पर बैठे रहते हैं, उनको लेस जर्क फील कराने के लिए या फिर लेस फोर्स फील एक्सपीरियंस कराने के लिए उसमें क्या लगा रहता है, स्प्रिंग या फिर सॉकर लगा रहता है। अब देखिए, ऑन हैंड मोर क्या है, ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम सीमेंटेड फ्लोर गेट इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। वाई, जैसे कि कोई भी आदमी अगर चट्टान, जैसे स्कूल वगैरह में भी होते हैं, छोटे बच्चे अगर सीमेंटेड वाले पे गिरते हैं तो बहुत तेज चोट लगती है, डिसकलरेशन हो जाता है, काला पड़ जाता है। और वाइल अगर मिट्टी विट्टी पे गिरे तो उतना, रेत वेत पे गिरे तो उतना ज़्यादा चोट नहीं लगती है। रेत के मतलब कि बहुत सारी बड़ी रेत की हीप है, उसके ऊपर गिरते हैं तो नहीं लगती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे होता है क्या है, कि जैसे ही बच्चा गिरा तो वहाँ पे स्मॉल पीस इज एक्सर्टेड इन अ बॉडी ऑफ पर्सन विल फॉल ऑन द हीप ऑफ सैंड। तो वहाँ पे छोटे छोटे वहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स लगने की वजह से वो जो रेत का जो हीप है, रेत का जो पहाड़ है, वो दब जाता है, जिसके वजह से आदमी उस पर फोर्स लगाए तो वो दब जाता है, तो जिसके वजह से वहाँ पे चोट नहीं लग पाती है। और जो जमीन होती है, जमीन के ऊपर आप दो मुक्का भी मार लोगे, दो पंच भी मार लोगे, तो भी वो क्या, अंदर गड्ढा थोड़ी हो जाएगा, होल नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से दो चीजें टकराती हैं, उनमें फ्रिक्शन होती है, तो उसमें ज्यादा चोट लग जाती है। और
ऐसे जो रेत का बड़ा बड़ा वो रहता है या फिर रेत पे गिरते हैं तो हम लोग क्या होते हैं उसको दबा देते हैं, रेत को ही दबा देते हैं, तो हम लोग को वहाँ स्पेस मिल जाता है हमारे बॉडी को एडजस्ट होने के लिए, तो वहाँ पे चोट हमारी कम लगती है। वैसे ही एक और एग्जांपल है, ऑन हैंड हर्ट व्हेन हिट द वॉल देन वी हिट अ स्पॉन्ज सीट ऑफ अ कार। जैसे कि सीट ऑफ कार जो होता है, स्पॉन्ज लगा रहता है उसमें, जो स्पॉन्ज जैसे कि गद्दे वद्दे लगे रहते हैं उसके ऊपर, तकिया वगैरह के ऊपर आप एक दो पंच मारोगे तो आपके हाथ में चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मारते के साथ वो गद्दा वद्दा जो है हमारे शेप, हमारे हैंड का शेप ले लेता है ना। मतलब उससे दबाते हैं तो वो दब जाता है इस वजह से, क्योंकि वो सॉफ्ट भी है। और हमारे दबाते के फोर्स लगाते के साथ वो क्या हो जाता है, एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाता है, वहाँ पे लेस फोर्स लगता है इस वजह से, है ना। और जैसे ही हम लोग अगर कोई वॉल वॉल पे दीवार पे मारे तो हमारा क्या है, वहाँ लार्ज फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये बताना है लेस फोर्स लग रहा है कि लीस्ट फोर्स लग रहा है, इसी चीज लीस्ट फोर्स या लार्ज फोर्स लग रहा है, यही आपको इन सारे चीज़ों में आपको मेंशन करना है कि इसमें क्या क्या हुआ है। ये जो एप्लीकेशन है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वाई ए प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल, ये सारे क्वेश्चन के वाई आएंगे। तो क्यों? क्योंकि हाथ नीचे करते करते क्या होता है, उसकी वेलोसिटी ऑफ द बॉल होती है वो ज़ीरो हो जाती है, मतलब कम होती जाती है, एट लास्ट वो ज़ीरो हो जाती है, जो हम बॉलर प्लेयर को इंजर्ड होने से बचाती है, उसी टाइप से। नाउ वी आर गोइंग टू सी डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हम लोग देखे थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इजिकल टू एम में भी बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो ये एफ इजिकल टू एम में जो आया है वो कैसे आया, तो फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है दो यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे दो मास नहीं है, एक ही मास है, ठीक है। यहाँ पे दो आपको शो हो रहा है पर आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक ही मास है। यहाँ पे एक मतलब एक बॉडी है जिसकी मास एम है, वो पहले रेस्ट पोजीशन पे थी, रुकी हुई थी, ठीक है। तो रुकी हुई थी, तो अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो वहाँ पर टाइम हमारा क्या है, ज़ीरो है, वो मूव ही नहीं कर रही तो टाइम ज़ीरो। इस और उसका जब मूव नहीं कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू। उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यू। तो वहाँ पे देखिए हम लोग को उस पर कोई भी फोर्स लग रहा है फिर भी वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू। और फिर थोड़े देर बाद मतलब टाइम उस समय तो ज़ीरो था, फिर थोड़े टाइम के बाद टी इज इक्वल टू टी ले लिए, मतलब कुछ टाइम के बाद हम लोग उस मास को मूव कराए, मतलब कोई भी बॉडी है वो मूव करी, तो थोड़ी देर बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर जाके वो रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वो मूव करने लगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल दिया हम लोग, v। उस फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोल दिए v। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम वी। v यहाँ पे क्या है, इनिशियल v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। अब हम लोग को ये तो हमारा एक वेलोसिटी दिया हुआ है, पर यहाँ पे हमारे क्या है, वेलोसिटीज दो दो दिए हुए हैं, एक जगह u है एक जगह v है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम जो निकालेंगे, एक इनिशियल निकालेंगे एक फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम को हम लोग पी आई से डिनोट किए हैं, आई फॉर इनिशियल, दैट्स वाई। तो p इज इक्वल टू हम लोग क्या, फर्स्ट वाले ये वाले का अगर मोमेंटम निकालते हैं तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम यू। यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारे इनिशियल है इसलिए u ले लिया, उसी टाइप से फाइनल का लेंगे तो पी एफ लिए हैं, फाइनल वेलोसिटी को पी एफ से डिनोट कर रहे हैं। और वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो ये दो चीजें हमें मिली है, एम वी और एम यू। अब हम लोग टोटल मोमेंटम निकालेंगे, तो टोटल मोमेंटम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारा फाइनल हुआ होगा मोमेंटम उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो टोटल मोमेंटम निकल जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई करा हमने, पी एफ माइनस पी आई करा तो क्या आया, पी एफ की वैल्यू हो गई एम वी, जैसे कि यहाँ से देख के लिखा, पी आई की वैल्यू हो गई एम यू, दोनों को माइनस करें तो दोनों में कॉमन हम लोग को मिल रहा था एम, एम बाहर निकाले तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई जहाँ की, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एम इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या है, वैल्यू आ गई ये वाली। हम्म। अब यहाँ पे हम लोग टाइम देख रहे हैं, तो पहले वाले में तो टाइम जीरो था, सेकंड वाले में टाइम टी है, तो हम लोग को अब टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम के लिए भी क्या करेंगे, ये वाले टी में से ये वाला टी को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा जो ये जो टी है वो है टी, और इसके यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो टी माइनस जीरो करा तो हमारा टाइम क्या निकल गया, टी। हैव यू अंडरस्टैंड।
समझ आ रहा है ना सबको? आप एक बार फिर से इसको बार बार देख सकते हो। तो t माइनस जीरो दैट इज t आ गया। अब यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। हमारा क्या कहलाता है ये, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम, ये हम लोग को यहाँ से चेंज इन मोमेंटम मिला था और ये रहा टाइम, इन दोनों को अपॉन कर दिया तो हम लोग को मोमेंटम की वैल्यू p की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था, फोर्स जो भी अप्लाई हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम पे, मतलब फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंटम लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू ये जो हम लोग को मोमेंटम की वैल्यू मिली है वो फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के जस्ट सामने में हम लोग इसको लिख दिए। अब एक और चीज हम लोग जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अब हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये, तो ये हमारा जो फोर्स वाला फॉर्मूला है उसमें देख रहे हैं v माइनस यू अपॉन टी है। तो हम लोग m छोड़ के बाकी जो जितना भी है उसके जगह पे हम लोग a पुट कर देंगे। a पुट कर देंगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m में हो जाएगा। मतलब फोर्स हमारा क्या है, मास और a पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया k कांस्टेंट। k हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल हटा के हम लोग इक्वल टू पुट किए और k कांस्टेंट लगाए, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो गया, KMA, ये वैल्यू मिली हमें। अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम लोग k की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, हमें फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला क्या मिलता है, F इज इक्वल टू एम ए। इसको आप 2 बार प्रैक्टिस करो, आपको लर्न हो जाएगा, गारंटेड लर्न हो जाएगा। ध्यान दो, एक बार फिर से वीडियो देखो, समझ नहीं आता वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, पॉज करो, बैक करो, आगे पीछे करके ध्यान से देखो, सारा याद हो जाएगा। और एक बार समझ में आ गया तो उसको बनाने की बार बार मतलब कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी, आपको लर्न हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखिए तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, हम लोग फोर्स का यूनिट निकाल रहे हैं, जैसे मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग को क्या का निकालना है, फोर्स का निकालना है। तो फोर्स का यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स की फॉर्मूला अभी पढ़े सेकेंड लॉ में, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम का यूनिट क्या होता है, के जी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को साथ में लिख दिए तो हम लोग को क्या मिला, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिला हमें, ये देखिए के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स मिल गया। अब एक और चीज, ये सारे लॉज जो है न्यूटन ने दिया है, तो न्यूटन ने इसका एक नाम दे दिया, बोल दिया कि ये पूरे पूरे का इक्वल कर दो, ये न्यूटन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू वैल्यू लग दिए है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वजह से अगर 1 1 कट गया तो न्यूटन इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरऑल आप अब ये बोल सकते हो कि यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है न्यूटन के। ठीक है, न्यूटन को जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, दिस मच ओनली। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज द मोमेंटम 300 kg मीटर पर सेकेंड। सॉरी मोमेंटम है तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो हमारे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर उसमें होता है न्यूटन में होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मास 60 kg, क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग को पता क्या करना है, मास दिया हुआ है, मोमेंटम बता रहा है, और फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिया मास 60 kg, मोमेंटम इतना और v इज इक्वल टू इतना।
तो हम लोग यहाँ ये 3 चीज़ दी हुई है, इससे हमारा कौन सा रिलेटेड फॉर्मूला आता है सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो हम लोग देख लिए P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू एम वी। अब हमारा P का वैल्यू दे रखा है, M का दे रखा है, निकालना V है, तो V इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, P इज इक्वल टू 300 इक्वल टू 60 इंटू V। ठीक है, अब यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 300/60 हो जाएगा। कितना इजी है, 300/60, 0 से 0 कैंसिल करें, हमारे आंसर आ गया V इज इक्वल टू 6 से 30 कटा, 5 टाइम्स में 6 1 जा और 5 35 जा, 6 5 जा 30, सो आंसर इज अवर 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आप कभी भी देखोगे हाफ मार्क्स कट जाएंगे अगर आप यूनिट नहीं लगाते हो तो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है कोई भी कार का जिसका वेट कितना है 1500 kg। कार की मोमेंटम निकालनी है, उसकी वेट है, मतलब m इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 1500 kg। अब बोल रहे हैं क्या, अब क्या बोल रहे हैं कि स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, पहले कम थी उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब हम लोग को जब भी आपको 2 दे दिया स्पीड, इट्स मीन वो क्या है, एक इनिशियल है दूसरा फाइनल है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में एकदम रख लो। अगर दो हम लोग को स्पीड दे रहा है, इट्स मीन फर्स्ट वन इज इनिशियल, सेकेंड वन इज फाइनल। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे बोल देते हैं एग्जाम क्वेश्चंस में कि पहले रुकी हुई थी अब चल रही है, तो रुकी हुई थी तो इनिशियल हमारा u इज इक्वल टू हो गया 0, और फिर कुछ चल रही है तो वो हमारा v का वैल्यू हो गया। और कई बार ऐसा होता है चल रही थी फिर जाके थोड़ी देर बाद रुक गई, तो जब चल रही थी जो वेलोसिटी दिया है वो हमारा इनिशियल हो जाएगा, और जब जाके रुक गई इट्स मीन वहां पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ओके, सो हेयर यू गो। तो हम लोग को स्पीड 2 दी हुई है, अब स्पीड हमारा क्या में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड, पर दिया हुआ क्या में है, केजी पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ था 36 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करने के लिए 36 इंटू 100, अब अपॉन में आवर था तो आवर को सेकेंड में करने के लिए 60 इंटू 60 करते हैं। ये सारा पुट करके हम लोग यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये u की वैल्यू। उसी टाइप से 72 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करा 1000 से कट पीट करके ये डिवाइड वगैरह करके, तो हमारा आंसर क्या आया 20 मीटर। तो u हमारी हो गई 10 एंड v हो गई 20। अब हम लोग को निकालना क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पीछे अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए एम कॉमन ले लिए तो वी माइनस यू लिख सकते हैं। एम की वैल्यू ऊपर से पुट किए कितना 1500। अब वी क्या है हमारा 20 अभी फाइंड आउट किया, और यू क्या है 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो 1500 इंटू 10 दैट इज 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया मोमेंटम। समझ आ गया आप लोग को। ओके, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ए मैन पुशेस अ बॉक्स, एक आदमी बॉक्स को पुश करता है, बॉक्स की वेट है 50 kg, और वो कितना फोर्स लगा रहा है 800 फोर्स लगा रहा है, 800 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो बोल रहा है What will be the acceleration of the box? इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं। What will be the acceleration? सबसे पहले तो a की वैल्यू निकालो बोल रहे हैं, वो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, पर एक और क्वेश्चन बोल रहा है What should be the acceleration if the mass were halved? अगर मास हाफ हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी बहुत है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे मास दे दिया 50 kg, मास दे दिया 50 kg, क्वेश्चन से लिख लिया हम लोग। फोर्स दे दिया 800 न्यूटन, क्वेश्चन से लिख लिया। अब क्या बोल रहा था, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो m है हमारे पास, f है हमारे पास, a नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं f इज इक्वल टू m में। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई एम, f की वैल्यू 800/50। हाँ, इसको फिर वैल्यू पुट किए तो हमारा a इज इक्वल टू आ गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर आ गया। अब दूसरा बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इफ द मास वेयर हाफ। मास को हाफ कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, देखो
यहाँ लिखा क्या है, ए इज इक्वल टू, ये वाले फॉर्मूले का देखो, ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, एफ बाई एम। ये देख रहे हो, ये ऊपर है और ये एम जो है अपॉन में है। तो जब भी हमारा क्या बोल रहा है कि मास जब हाफ होगा, ठीक है, ऊपर नीचे है ना, अगर सेम में रहता है, अगर बोलता है कि मास हमारा हाफ हो रहा है, तो वो मास हमारा अगर हाफ है तो वो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मास हाफ है तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1/2 लिखते हो तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, है ना, ये 2 हो जाएगा। इसी वजह से, जैसे कि चलिए आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ पे ए है लिखा हुआ और यहाँ पे एफ है और मास बोल दिया 2m, हाफ एम बोल देते हैं, हाफ बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा अगर 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2f/m होगा। तो उसी वजह से जब भी मास अगर हाफ है तो वो हमारे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे, ए की वैल्यू हो जाएगी डबल। इसी वजह से 16 × 2 कर दिए, तो हमारी आंसर क्या हो गई, 32। चलिए हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, लिख लिया उसको, 20 न्यूटन फोर्स बताया। अब वहां पे बोल रहे हैं कि बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, बॉडी जो है यूनिफॉर्मली अपनी ये क्या कहते हैं वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो पहला वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़े देर बाद क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला जो था वो इनिशियल हो गया, तो u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, और v हमारा क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम बोल रहा है कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में, तो t भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड, क्या बोल दिया, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, m निकालना है आपको, निकालना है क्या है, m फाइंड करना है। तो m फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें ये सारे आते हों, तो f इज इक्वल टू एम ए लिखें। पर हमारे पास यहाँ तो a की वैल्यू ही नहीं है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी करते हैं। तो v भी है हमारे पास, u भी है हमारे पास, t भी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या, उसको डायरेक्ट a की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर दिए, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, m। तो यहाँ से जब m निकालेंगे तो f और t का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ एफ टी बनेगा और ये v माइनस यू जो है उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए v माइनस यू डिवाइड में आ गया। ये आने के बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, f की वैल्यू 20, t की वैल्यू 20, v की वैल्यू 10 और u की वैल्यू 2। तो 10 माइनस 2 8, 20 इंटू 20 400, डिवाइड करेंगे तो 50 ग्राम, सॉरी 50 kg। दिस वन इज योर आंसर। शायद आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा सबसे पहले या तो आप वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अदरवाइज तुम आप लोग पहले ये क्या कहते हैं फॉर्मूलाज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, जिस फॉर्मूला जिस मतलब चीज को निकालना है उसको साइड कर लो, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप इसके लिए एक और कर सकते हो, पहले एसेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, है ना, एसेलरेशन इज इक्वल टू जो भी आएगा v माइनस यू, फिर उसको वहां पे पुट कर देना, फिर भी वहां पे डिवाइड करोगे तो भी सेम आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ट्राई टू सॉल्व इट डेली एटलीस्ट। अगर दो चार क्वेश्चंस बनाते हो तो आप बहुत बहुत आपके लिए ये इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगता है पर ये बहुत इजी कंटेंट है, मतलब चैप्टर बहुत इजी है। ओके, थैंक यू।